हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 10 क्वेश्चंस का, वो रहेगा कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। लेकिन उससे पहले अगर आपने द जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे प्ले स्टोर से, और साथ ही साथ जो है इसमें इनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यहाँ पर KVS PRT के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू परचेज द कोर्स, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू परचेज द कोर्स देन यू कैन ऑल्सो सी द डेमो वीडियोज़। यहाँ पर आप डेमो वीडियोज़ को देख सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे आज के। और एक चीज़ और कि द जोरावर क्लासेस ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। तो कोलबर्ग की थ्योरी का सबसे मेजर क्रिटिसिज्म है, यानी कि जो प्रमुख आलोचना उनकी की गई है वो किस बात पर की गई है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं, कोलबर्ग प्रपोज्ड ए थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस, यानी कि बिना किसी अनुभवजन्य आधार के बिना उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्ताव कर दिया। तो ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंसेस तो वहां पर आए थे, एम्पिरिकल बेसिस पर हुआ था, क्योंकि इंटरव्यूज तो उन्होंने भी किए हैं, मोरल डायलॉग्स उन्होंने बच्चों के साथ किए हैं, उसके बेसिस पर ही उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी। कोलबर्ग डिड नॉट गिव अ क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि उन्होंने 6 स्टेजेस की बात की है। कोलबर्ग प्रपोज दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल, या फिर कोलबर्ग ने ये कहा है कि मॉरल रीजनिंग जो है वो डेवलपमेंटल है। तो डेवलपमेंटल है, ये इसका क्रिटिसिज्म नहीं है, ठीक है, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। रीजनिंग तो डेवलपमेंटल होगी ही, क्योंकि स्टेज 1 में जो बच्चा की कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होती है वो आगे जाके इंप्रूव होती है। और कोलबर्ग की थ्योरी जो है वो पियाजे से लिंक्ड है, क्योंकि वो पियाजे को बहुत ज्यादा मानते थे। तो जो मैच्योरेशन की बात उन्होंने की है कि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता तो तब तक पर्सपेक्टिव टेकिंग उसको नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली डेवलपमेंटल है, बट ये क्रिटिसिज्म नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। हमें क्रिटिसिज्म ढूंढना है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोलबर्ग की थ्योरी जो है वो यूनिवर्सल है एक तरह से, यानी कि किसी भी कल्चर में, कहीं भी कल्चर में कोलबर्ग कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं आता है, वही स्टेजेस चलेंगी, वैसा ही पैटर्न चलेगा। लेकिन उन्होंने कल्चर के डिफरेंसेस को बिल्कुल दरकिनार किया, साथ ही साथ उन्होंने जेंडर के उसमें भी दरकिनार किया। उन्होंने जो उनके जो मोस्टली सैंपल्स थे वो मेल्स के सैंपल्स थे जिन पे उन्होंने स्टडी की। तो जब मेल बच्चे थे, यानी कि जो लड़के थे या आदमी थे, उनके ऊपर उनकी जो स्टडीज रही हैं, तो इस वजह से उनकी जो पूरी मॉरल रीजनिंग की धारणा है वो आदमी के ऊपर, यानी कि मेन के ऊपर आधारित है, जिसमें उन्होंने विमेन को कहीं ना कहीं कहते हैं इग्नोर किया है, नेग्लेक्ट किया है। तो वो एक उनका क्रिटिसिज्म है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। 1-2 क्वेश्चन शायद और आएंगे इसमें, आपको वहां से और क्लियरिटी होगी इसकी। नेक्स्ट है, चाइल्ड रीजंस यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, कि तुम मेरे लिए ये कर दो, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। अगर एक चाइल्ड इस तरह की रीजनिंग अपने दिमाग में रखता है तो कौन से स्टेज में है वो मॉरल रीजनिंग के में, ये आपको बताना है। फर्स्ट है द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है, यानी कि जहां पर आप एक अच्छा लड़का और एक अच्छे लड़की की तरह व्यवहार करना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छी बने। सो यू वांट टू बी नाइस, है ना, आप नाइस बनना चाहते हैं, आप अच्छे बच्चे, आप माँ बाप की नज़र में भी अच्छे बनना चाहते हैं, आप फ्रेंड्स की नज़र में भी अच्छे बनना चाहते हैं, आप भाई बहनों की नज़र में भी अच्छा बनना चाहते हैं। तो बेसिकली एक नाइस आपको अपनी इमेज चाहिए होती है, ताकि आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छी हो जाए। नेक्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो देखिए ये नाइस गर्ल वाली तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ये है ना, रेसिप्रोसिटी आ गई कि ठीक है आप ये करो, मैं आपके बदले में ये करूंगा। तो यहाँ पर आपका जो है सेल्फ इंटरेस्ट है, ये मतलब आपको अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवानी है, वो वाली चीज है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको वैसे द इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन भी बोला जाता है इस स्टेज को। ये स्टेज 2 है। अगर आप प्री कन्वेंशनल लेवल पर जाएंगे, 3 लेवल्स हैं इनकी थ्योरी के, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल की जो स्टेज 2 है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, वही है जहां पर बच्चा जो है सेल्फ इंटरेस्ट होता है उसका, कि उसको क्या मिल रहा है किसी चीज को करने में, तो उसकी मॉरल रीजनिंग है। अगर उसको लगता है कि उसको झूठ बोलने में फायदा है तो वो झूठ बोलेगा, अगर उसको लगता है कि सच बोलकर उसको फायदा मिलेगा तो वहां पर सच भी बोलेगा। यानी कि अपना खुद का इंटरेस्ट यहाँ पर छुपा होता है, कोई इंस्ट्रूमेंटल पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन इसको बता पाएगा। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है।
तो वैसे तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा यहाँ पर, लेकिन बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन एथिकल प्रिंसिपल्स आर चूजन एज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये तो हाईएस्ट स्टेज है ना, लो एंड ऑर्डर वाली स्टेज यहाँ पर ये नहीं है, ये 5th स्टेज की बात हो रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज 4 होती है। तो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन डिटरमाइन वेदर इट इज गुड और बैड, जी नहीं, ये स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, जबकि इधर ये जो स्टेज है ये 4 है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ये स्टेज 1 की है, तो ये भी पेयर करेक्टली मैच नहीं है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज 1 होती है। लो आर नॉट फिक्स बट कैन बी चेंज, ये आपकी स्टेज 5 होती है, तो ये नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्टली मैच किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। इसको बहुत तरीकों से क्रिटिसाइज किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म। तो मैंने आपको कुछ क्रिटिसिज्म बता दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, अब आप इसका आंसर कर सकते हैं आई थिंक। कोलबर्ग हैज डुप्लीकेटेड पियाजे's मेथड्स ऑफ अराइविंग एट हिज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। तो इन्होंने जो है पियाजे के मेथड्स को डुप्लीकेट किया है। डुप्लीकेट मींस देखिए यहाँ पर पियाजे को तो फॉलो करते थे, लेकिन ये कोई मेजर क्रिटिसिज्म नहीं है उनका कि भाई आपने पियाजे का मेथड चूज कर लिया तो इसीलिए आपका क्रिटिसिज्म होगा। आपकी आलोचना इस बात पर नहीं हो रही है यहाँ पर। तो भाई मेथड तो हम किसी का भी ले सकते हैं ना। पियाजे ने क्लिनिकल इंटरव्यू रखा था जिसमें वो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते थे इंटरव्यू के माध्यम से। कोलबर्ग ने भी उसी राह को पकड़ा, लेकिन इनके कुछ अपने अलग तरीके थे, तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये क्रिटिसिज्म था। कोलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स टू ईच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग। तो बिल्कुल टिपिकल रिस्पॉन्स तो दिया है उन्होंने हर एक स्टेज के प्रति, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। कोलबर्ग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज। बिल्कुल बच्चों के रिस्पॉन्सेज पर ही फोकस है, तो ये डज नॉट यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। कोलबर्ग हैज बेस्ड स्टडी प्राइमरली ऑन ए मेल सैंपल। ये मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि उनकी जो स्टडीज थी बेसिकली मेल सैंपल के साथ थी, यानी कि जितने भी बच्चों के साथ उन्होंने बातचीत की है वो मोस्टली मेल बच्चे थे, यानी कि लड़के थे वो। तो लड़कियों का पर्सपेक्टिव उन्होंने अच्छी तरह से जज यहाँ पर नहीं किया, फिर अपनी एक थ्योरी डेवलप कर दी। तो ये क्रिटिसिज्म का मेन पॉइंट है। अगर आप बता सकते हैं तो आप बताएं कि किस महिला ने इनकी बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया है कोलबर्ग को। ये मैंने कंटेंट कोर्स में बताया भी हुआ है और उसको अच्छे से कराया भी है। तो अगर आप लोगों ने कंटेंट कोर्स में देखी है ये वीडियो तो जरूर बताएं कि कौन सी ऐसी महिला थी जिन्होंने कोलबर्ग की थ्योरी को बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, मतलब ये मेल सैंपल्स के ऊपर बेस्ड है इसी वजह से। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पीपल अप्रोच मॉरल प्रॉब्लम्स एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो मॉरल प्रॉब्लम्स को एक तरह से समाज के सदस्यों के रूप में देखते हैं, नैतिक समस्याओं का सामना करते हैं, एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक समाज के सदस्य के रूप में कि ठीक है एक समाज है, आपको समाज के साथ चलना है, तो वाली चीजें। तो स्टेज 3, 4, 5 और 6, तो देखिए 3 तो होगी नहीं, वो गुड बॉय नाइस गर्ल वाली ओरिएंटेशन है। फर्स्ट 2 तो आपकी छोड़ ही दीजिए, सामाजिक तो क्या बच्चे तो अपने आप में ही रहते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पर स्टेज 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 5 में जो है हम फिर भी इन सोशल रूल्स को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, और 6 में तो हम फिर ह्यूमन राइट्स और एथिकल प्रिंसिपल्स पर पहुंच जाते हैं जो हाईएस्ट स्टेज है मोरालिटी की। तो 5th तो होगा नहीं, 6 भी नहीं होगा। 6th और 4th में अगर आपको 5th और 4th में अगर आपको कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि जो अप्रूवल आता है ना हमारा सोसाइटी के प्रति, ये स्टेज 4 में आ जाता है जब हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। कई बार सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ सोशल राइट्स लिखा होता है, वो बिल्कुल गलत होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है स्टेज 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड हिज वेरियस स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट प्रपोज्ड बाय हिम। इट इज स्टेज। कौन सी इनमें से स्टेज नहीं है उनके द्वारा प्रपोज की गई, ये आपको बताना है। तो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ये है स्टेज, क्योंकि ये स्टेज 2 है, जहां पर मैंने आपको बताया था ना कि सेल्फ इंटरेस्ट छुपा होता है बच्चे का, तो ये होती है स्टेज 2 है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऐसे कोई अलग से उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन ये गुड बॉय नाइस गर्ल वाली ओरिएंटेशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो आप प्लीज क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का जिक्र उन्होंने गुड बॉय नाइस गर्ल वाले ओरिएंटेशन स्टेज में किया है, जो कि 3rd स्टेज का पार्ट है। तो ये होती है सोशल राइट, कोई भी स्टेज नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज है बट सोशल राइट की कोई भी स्टेज नहीं है। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की स्टेज तो है जो हाईएस्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि यहाँ पर गलत है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 7th पर, द मोस्ट प्रिमिटिव सेंटिमेंट एक्सप्रेस्ड बाय द चाइल्ड इन द अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में कौन सा सेंटिमेंट बच्चे के द्वारा प्राइम रूप से, मुख्य रूप से एक तरह से किया जाता है, मतलब अंदर से ही आता है वो, है ना, वहां पर हम सीखते सिखाते कुछ नहीं है, वो एक बाय नेचर बच्चे में आता है। तो बताइए, अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, यानी कि 3 से 7 साल तक के बच्चे की।
his love for his own self, his love for his toys, his love for his parents and all of the above. तो देखिए सबसे ज्यादा बच्चा जो 3 साल का बच्चा जो होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है, यानी कि वो अपने बारे में ही सोचता है, अपने आप पर ही फोकस होता है। तो यानी कि अपनी ओन सेल्फ के बारे में बहुत पॉजिटिव होता है, अपने आप को लेकर, ये मेरा है सब कुछ, मतलब जो भी चीजें यूज करूंगा मेरी है, मेरी परमिशन होगी तो कोई यूज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। क्योंकि मैंने कहा ना अगेन, पियाजे को फॉलो करते आए हैं कोलबर्ग, और उनकी कॉग्निटिव थ्योरीज को उन्होंने अप्रूवल दिया है, उसके बाद ही अपनी ये मॉरल स्टेजेस को उन्होंने डिफाइन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग या फिर कोलबर्ग्स थ्योरी, यहाँ पर लिखना भूल गए हैं। कोलबर्ग के अनुसार ए टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन, तो एक टीचर जो है बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज डाल सकता है, किसके द्वारा, कौन से मेथड के द्वारा? गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, अगर हम स्ट्रिक्टली बोल दें कि ऐसे बिहेव करना है, नहीं तो ये पनिशमेंट होगी, ये होगा, तो ये तो भाई कहते ही नहीं है कोलबर्ग। गिवन इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, तो ये नेगेटिव वर्ड आ गया यहाँ पर, रिलीजियस टीचिंग तो हमें करनी नहीं होती है। लाइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, या फिर आप बिहेवियर के कुछ रूल्स स्पष्ट कर दें कि ये नियम होंगे। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज, तो अब देखिए सी और डी में हो सकता है बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो यहाँ पर, लेकिन आपको कोलबर्ग के पर्सपेक्टिव से ही सोचना है, आपको अपने पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है। कोलबर्ग ने जो है मोरल डायलेमास की बात की, मोरल इश्यूज की, मोरल रीजनिंग की बात की। बेसिकली वो चाहते थे कि वो बच्चों के साथ एक डिस्कशन में इन्वॉल्व हो, वो उनको सिचुएशंस दे, कहानियां सुनाए और पूछे कि वो बच्चे अगर उस सिचुएशन में होंगे तो वो क्या करेंगे। तो मोरल डायलॉग्स में बच्चे इन्वॉल्व होते थे, डिस्कशंस में इन्वॉल्व होते थे मोरल इश्यूज के ऊपर। तो इसके थ्रू जो है उनकी मोरालिटी जो है वो इंप्रूव होती है, मोरल वैल्यूज उनके अंदर आती है, ऐसा कोलबर्ग का मानना था। तो मैंने यही कहा कि अगर आपको लग रहा है कि क्लियर रूल्स हम बिहेवियर के सेट कर देंगे, ठीक है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन हमें कोलबर्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, इन लुकिंग एट कोलबर्ग्स व्यू ऑफ मोरालिटी, अगर आप कोलबर्ग के मोरालिटी के दृश्य को देखेंगे, गिलिगन आर्ग्यूज दैट मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट वॉइसेस इन रिलेशन टू मोरल डिसीजन मेकिंग। देखिए गिलिगन, जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था उसी का आंसर है ये, कैरल गिलिगन इनका पूरा नाम है। ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने कोलबर्ग को और पियाजे को दोनों को ही क्रिटिसाइज किया था। कोलबर्ग को इन्होंने ज्यादा किया क्योंकि इनकी मोरालिटी की जो थ्योरी थी वो मेल सैंपल्स पर बेस्ड थी। तो इन्होंने कहा कि मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट वॉइसेस इन रिलेशन टू मोरल डिसीजन मेकिंग। तो इन्होंने ये कहा मतलब ये कहा कि कोलबर्ग ऐसा मानते हैं, शी लेबल्स दीज डिफरेंसेस एज द मोरालिटी ऑफ डैश फॉर मैन, कि मैन की कौन सी मोरालिटी होती है और वुमेन की कौन सी मोरालिटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना। तो देखिए यहाँ पर जिन बच्चों को नहीं भी पता होगा तो पता चल जाएगा। इन्होंने कहा क्योंकि मेल सैंपल्स पर आधारित थी और मेल कैरेक्टर को कोलबर्ग ने ऐसे दिखाया कि नहीं, जब एक्चुअल में मोरल रीजनिंग होती है तो मेल जो है वो जस्टिस की बात बहुत ज्यादा करते हैं। ये इनका मानना था कोलबर्ग का कि मेल जो है वो जस्टिस की बात करते हैं, न्याय और इन सब जो ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं इनसे रिलेटेड रिलेशन है मैन का। ये कोलबर्ग ने क्लियर कट अपनी थ्योरी में कहा है। जबकि मोरालिटी ऑफ केयरिंग को इन्होंने इग्नोर किया, जो कि वुमेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए केयरिंग होने के लिए आपको एम्पैथेटिक होना पड़ता है, वो एक वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। इसको भी बिल्कुल नेग्लेक्ट किया कोलबर्ग की थ्योरी में। जबकि ये जो मेन की मोरालिटी की जो पर्टिकुलर चीजें समझी जाती हैं, जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, इन चीजों को ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। तो इन्होंने कहा था मोरालिटी ऑफ शी लेबल्स दीज डिफरेंसेस एज द मोरालिटी ऑफ जस्टिस फॉर मेन एंड मोरालिटी ऑफ केयरिंग फॉर वुमेन। तो एक तरह से कोलबर्ग ने दो तरह की कैटेगरीज यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी कि हाँ भी आदमी होगा तो जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में सोचेगा, जो कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं। जबकि विमेन का तो नेचर ही होता है केयर करना, ये करना, वो करना, है ना। लेकिन इसकी अगर आप सोचेंगे ध्यान से तो इसकी बहुत सारी जड़ें जो है हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस में जमी हुई हैं, क्योंकि बचपन से ही जो सिखाया जाता है ना। जब आप देखिए बच्चों के खिलौने भी किस तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं, बच्चों का बिहेवियर, उनका रहन सहन, बच्चे किस पर्टिकुलर इंसान को फॉलो करते हैं घर में, ये सब कुछ जो है वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू ये जेंडर वाला इशू उठकर आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट है, अगर आपको कैरल गिलिगन को ज्यादा बेहतर पढ़ना है तो आप कोर्स में देख सकते हैं। द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन विच तरफ चाइल्ड्स मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड। तो कौन से लेवल, वो कौन सा डेवलपमेंट का लेवल है जिसमें बच्चे की मोरालिटी जो है इस डर से जुड़ी होती है कि उसको क्या पनिशमेंट मिलने वाली है, बेसिकली क्या परिणाम होने वाले हैं किसी भी बिहेवियर के, उसमें पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों ही शामिल होते हैं। तो ये आपको बताना है।
मोरालिटी लेवल, कन्वेंशन मोरालिटी लेवल, सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल लेवल या प्री मोरल लेवल। तो देखिए यहाँ पर ये मोरालिटी लेवल, प्री मोरल लेवल, कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल ये कुछ नहीं है, ये वही है प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। तो यहाँ पर ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्री मोरल लेवल, जहां पर स्टेज 1 और 2 होती है। फर्स्ट स्टेज इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, उसी से रिलेटेड ये है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके कोलबर्ग के थे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कि आपको मोरल जो डेवलपमेंट की थ्योरी है उसकी थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ जाए। अगर आपने मोरल डेवलपमेंट को पढ़ा है, कोलबर्ग की थ्योरी को, तो ये आपके लिए ईजी था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिफिकल्ट हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।